साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि डिपार्टमेंटल एक्शन यदि कंटिन्यू रहता है इवन दो द प्रोसीडिंग आर स्टेड बाय द कंसर्न हाई कोर्ट, तो उस सिनेरियो में क्या रेमेडीज जो है आपके पास में है। डिपार्टमेंटल एक्शन अगर कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर एक्विटल इन द क्रिमिनल केस, तो वहाँ पर क्या रेमेडी जो है आपके पास में है और क्या कारण है कि अथॉरिटियाँ हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी हमें डिपार्टमेंटल एक्शन से मुक्त नहीं करती है, जो सर्विस के कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड नहीं करती हैं और जो पेनल्टीज इम्पोज्ड हैं उन्हें भी रिवोक करने में रुचि नहीं दिखाती है। ये आज के समय की एक बड़ी प्राइम प्रॉब्लम जो है बन चुकी है। साथियों, इस सिनेरियो में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, जो कि पास किया गया है इलाहाबाद बेंच के द्वारा। ये जजमेंट है 5/1/2024 का और कंसर्न जो पक्षकार हैं उनके नाम है रामचंद्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और जो कंसर्न BSNL है इसको पक्षकार बनाया गया है एज रेस्पोंडेंट नंबर 7। साथियों, जब भी आप प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो वहाँ पर जो रेमेडीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं, जिसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल है सेक्शन 19 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। साथियों, यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स क्या थे कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है या जो एप्लीकांट है, ये जो है अपॉइंट हुआ था BSNL में एज अ मैकेनिक। इसकी सर्विसेज जो है वो उत्तम रही, बट एक FIR जो है दर्ज हुई अगेंस्ट दैट पर्सन एंड अदर 6 पर्सन। ये मामला दर्ज हुआ सेक्शन 409, 420 और 120 भी IPC के तहत। मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ और सेक्शन 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी जोड़ दिया गया। ये व्यक्ति जो है चार्जशीट हुआ और मामला चला स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन गोरखपुर में। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल हुई और इसने फिर ट्रायल को फेस किया, बट अल्टीमेटली ही गॉट कन्विक्टेड। और इन द मीन वाइल इसको इसकी सर्विसेज से सस्पेंड भी किया गया और फाइनली जो है इसको रिट्रेंच भी करने की कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस कन्विक्शन के विरुद्ध इसने अपील दाखिल करी, इसे बेल भी मिली और इसका जो सेंटेंस था उसको स्टे भी किया गया। पर साथियों, यहाँ पर इसने एक मेमोरेंडम जो है प्रोवाइड किया अथॉरिटीज़ को, जिसमें इसका कहना ये था कि जो भी आप एक्शंस ले रहे हो ये अनजस्टिफाइड है। माना क्रिमिनल एक्शन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सर्विस करने का कोई राइट नहीं है। अभी ये मैटर जो है फाइनल नहीं हुआ है और इसका ये भी कहना था कि इस मामले में अपील जो है मैंने दाखिल कर दी है, बट विदाउट कंसिडरिंग ईच एंड एवरीथिंग इस कंसर्न एप्लीकांट अक्यूज्ड को जो इसकी सर्विसेज थी उससे डिसमिस कर दिया गया, उससे रिट्रेंच कर दिया गया। ये कंसर्न व्यक्ति जो है फिर ट्रिब्यूनल में गया। यहाँ पर इसका कहना यह था कि इसके साथ जो है जास्तियाँ हो रही है, जो भी ये ज्ञापन सबमिशंस देता है उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। तो कंसर्न ट्रिब्यूनल ने इसका ग्रीवेंसेस जो है कंसिडर करते हुए ये आदेश दिए कि इसके मामले में पूरी सुनवाई आप करोगे, एक रीजन ऑर्डर पास करोगे जिसमें सारे फैक्ट्स को जो है डील विद किया जाएगा। इन द मीनवाइल जो है ये बरी भी हो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट से। अब जब एक्विटल हुआ तो इसने एक ज्ञापन फिर सौंपा कंसर्न रेस्पोंडेंट को कि मुझे जो है रिइंस्टेट करो और जो मेरा एरियर्स है वो मुझे प्रोवाइड करो, जो कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स हैं वो मुझे प्रोवाइड करो। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बरी हो जाने के बाद भी डिपार्टमेंट ने इसकी सुनवाई करना उचित नहीं समझी, ना ही उसके ज्ञापन पर जो है काम किया। ये वापस से जो है ट्रिब्यूनल पहुँचा और ट्रिब्यूनल ने इसका जो पिटिशन था उसको डिस्पोज ऑफ किया और डायरेक्शन दिए टू डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकांट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, जिसकी कंप्लाइंस विथ में जो है मैटर को जो है रेफर किया गया बिफोर डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। और कंसर्न डिपार्टमेंट ने जो ये सबमिशंस थे कंसर्न एप्लीकांट अक्यूज के उसको अलाउ कर दिया गया और जो इम्प्यूर ऑर्डर्स थे उनको सेटिस्फाइड कर दिया गया, जिसके द्वारा उसके डिसमिसल को कन्फर्म किया गया था। साथियों, इन कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर जो कि पास किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा, जिसका तारीख है 7/2/2017, एप्लीकांट को जो है वो रिइंस्टेट किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिसमिसल किया गया था कंसर्न अक्यूज एप्लीकांट को, उसका बेसिस था कन्विक्शन जो कि पास हुआ था बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। और ये ऑर्डर जो है डिसमिसल का वो पास किया था डायरेक्टर ने, और ये ऑर्डर था 20/10/2008 का। इसको कन्फर्म किया अपील अथॉरिटी ने 2009 के अंदर। जब ये कंसर्न अक्यूज जो है बरी हुआ और एक्विट हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंटल में उसने वापस से जो है अपने ज्ञापन को जो है दाखिल किया और मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने 7/2/17 को जो इम्प्यूर ऑर्डर्स थे डिसमिसल्स के उसको जो है सेटिस्फाइड कर दिया। साथियों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो भी सबमिशंस लगातार ये व्यक्ति दे रहा था उन्हें कंसिडर नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि सर्विस में रिजिस्ट्रेट करने का मतलब ये नहीं था कि जो कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स हैं या जो बेनिफिट्स रोक लिए गए वो उसे प्रोवाइड ना किए जाएं।
साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्ली था कि ऑल्दो द एप्लीकेंट हैज़ बीन रीइंस्टेटेड इन सर्विसेज ऑन द पोस्ट ऑफ वैज्ञानिक but he has not been paid salary as per the norms of BSNL on the ground that applicant did not absorb in the services of BSNL। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्ली था BSNL का। यहाँ पर इनका कहना यह था किसी को ऑब्जॉर्व करना है हमारे सर्विसेज में या नहीं करना है, ये एम्प्लॉयर का विवेकाधिकार है। साथियों, यहाँ पर कंसेंट जो रिस्पोंडेंट है उनका कहना यह है कि जो एप्लीकेंट है यद्यपि इसका अपॉइंटमेंट हुआ है, इसके विरुद्ध जो है FIR थी, मामला एंटी करप्शन का था, इनिशियली ही वॉज फाउंड गिल्टी, इसको जो है कन्विक्शन हुआ, तो एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन इसको सर्विसेज से जो है डिसमिस किया गया। और दूसरी बात है कि यद्यपि इसने अपील दाखिल करी है, अपील में जो है बरी हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम अपनी सर्विसेज में अब्जॉर्व मानते हैं। उनका कहना यह कि एप्लीकेंट इज़ द एम्प्लॉय ऑफ DOT मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, और ये उस समय भी था जब इसको सर्विसेज से डिसमिस किया गया, पर हमने कभी भी इसको सर्विसेज में जो है ऑब्जर्व नहीं करा है, केवल इसको सर्विसेज में रिइंस्टेट किया है एज पर डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। अब साथियों, यहाँ पर कंसर्न एप्लीकेंट ने इसका रिजॉइंडर जो है फाइल किया। उसका कहना यह है कि जब मैंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो वहाँ पर कोई भी खंडन जो है BSNL का नहीं है। वो इंपॉर्टेंट कंटेंशंस क्या थे? द इशू इन्वॉल्व इन दिस application is that whether the applicant could be treated an employee of BSNL pursuant to option exercised by him or not. The fact as narrated by the applicant are not in dispute. Admittedly, the applicant was working as mechanic in Department of Telecommunication. In the light of circular as issued by Ministry of Telecommunication, the applicant exercised his option to be the employee. अब जब इसने ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करा, उस समय की डेट है 1 अक्टूबर 2000। जब इसने ये ऑप्शन को सबमिट कर दिया तो इसको रिजेक्ट करने के लिए कोई भी कदम जो है BSNL के द्वारा नहीं उठाए गए। जब BSNL ने कोई कदम नहीं उठाए हैं तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि इसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया हो या उसको विशेष कारण से ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा हो। तो कुल मिला के ये ऑप्शन जो है वो माना गया अनजस्टिफाइड। तो कोर्ट ने जजमेंट के पैरा नंबर 7 और 8 पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज फार एज अ प्ली ऑफ रेस्पोंडेंट दैट ड्यू टू डिसमिसल ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम सर्विसेज no action could be taken on his option application. This is no ground simply for the reason that applicant had submitted his option in the year of 2000 to be observed in the BSNL, whereas the applicant has been dismissed from the services in the year of 2008. In the meanwhile, long years means for the 8 years, the respondent did not take any action, either negative or positive, to reject or to accept the option. तो कुल मिला के अगर फॉल्ट है रेस्पोंडेंट का तो उसका जो पेनलाइजेशन है या इसका जो नुकसान है वो एप्लीकेंट फेस नहीं कर सकता है। फ्रॉम द पेरूजल ऑफ द स्पीकिंग ऑर्डर, जो कि है कंसेंट डायरेक्टर का, बीइंग द अपीलेंट अथॉरिटी, इट वुड रिवील दैट द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज टू बी ट्रीटेड एज स्पेंट ऑन ड्यूटी एंड बी पेड फुल पे एंड अलाउंस फॉर द सेट पीरियड टू विच ही वुड हैव बीन इंटाइटल्ड एंड ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज। मीनिंग कि अपीलेंट अथॉरिटी भी उसको ट्रीट करती है टू बी इन सर्विसेज, तभी उसको एम्प्लॉय मानते हुए जो है बेनिफिट्स दिए गए हैं। बाद में उसका क्लेम जो है रिजेक्ट करना इस ग्राउंड पे कि वो ऑब्जर्व नहीं हुआ है या आर्बिट्री है। एडमिटली फेलियर इज ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ एप्लीकेंट फॉर नॉट टेकिंग ऑप्शन। तो उस सिनेरियो में एप्लीकेंट को किसी भी रूप में सफ़र करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर एप्लीकेंट का फॉल्ट होता तो दिखाई देता, पर फॉल्ट जो है वो कंसर्न रेस्पोंडेंट का है। तो कोर्ट ने कहा कि जिस कारण से जो प्ली है वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर जो ऑप्शन सबमिट करा है एप्लीकेंट ने उस पर कोई एक्शन रेस्पोंडेंट ने नहीं लिया है लंबे टाइम तक और बाद में उसको डिसमिस किया रहता है और उसको सर्विसेज के बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं और ऑर्डर्स पास करते हुए उसको बेनिफिट सर्विस के दिए जा रहे हैं, तो इस सिनेरियो में ये भी इम्प्लाइड है कि उसको कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स भी जो है मिलने चाहिए इन टर्म ऑफ पे, इन टर्म ऑफ सैलरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने देखा कि इम्पियन ऑर्डर डज नॉट डिजर्व्स टू बी अलाउड एंड इट डिजर्व्स टू बी सेट असाइड। तो कोर्ट ने इन द व्यू ऑफ सर्कमस्टेंसेज जो इम्पियन ऑर्डर था उसको निरस्त करने के जो है आदेश दिए। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 6 बातें। सबसे पहली बात कि अगर डिपार्टमेंटल एक्शन है और उसी फैक्ट्स पर क्रिमिनल एक्शन है और क्रिमिनल एक्शन से आप बरी हो चुके हैं तो डिपार्टमेंटल एक्शन लाई नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप डिपार्टमेंट में बने हुए हैं तो जो भी ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करने हैं टू बी ऑब्जर्व्ड इन द कंसेंट
डिपार्टमेंट वो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो उसको रिवोकेशन नहीं करते हैं या एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं लंबे टाइम तक, तो ये उनका फॉल्ट है। डिसमिसल अगर हो गया है और बाद में आपका रीइंस्टेटमेंट हुआ है तो उस सिनेरियो में आप कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं। चौथी बात, चाहे मामला आईपीसी का हो चाहे मामला एंटी करप्शन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब भी कोई बेनिफिट ऑब्टेन करें फ्रॉम द क्रिमिनल कोर्ट्स तो अपने ज्ञापन, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम, या संबंधित रिप्रेजेंटेशंस को भी आप सबमिट करते रहें। पांचवी बात, मौखिक बात आप बिल्कुल ना करें जिंदगी के अंदर, जो बात है वो राइटिंग में करें। और छठी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई बात को आप लिख रहे हैं तो इट शुड बी रीजनेबल, सपोर्टेड बाय लॉ, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि कंसर्न अथॉरिटीज़ को मानेगी। अगर वो नहीं मानती और आप आगे जाते हैं तो कम से कम एफिशिएंट ऑर्डर लेने में, कन्विंस करने में जो है काफ़ी आपको ईजी रहेगा। तो साथियों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। नो नीड टू वरी साथियों, इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपके राइट्स को लेकर। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।